विद्यार्थियों, कल अपने नया चैप्टर शुरू किया था डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। आज इसकी कुछ थ्योरी और ले रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। मूल्यह्रास आप जानते हैं, स्थायी जो परिसंपत्तियां हैं उनका उपयोग करने से उनके मूल्य में प्रतिवर्ष जो कमी होती है उसको आप कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास या गिरावट। अब उसके बाद में इस मूल्यह्रास के साथ में कुछ और चीजें हैं, जैसे कल एक सब पढ़ा था आपने अप्रचलन, ऑप्शनल्स। तो मूल्यह्रास क्या है और अप्रचलन क्या, थोड़ा सा बारीकी अंतर है, इस बात को आप समझे फर्स्ट। मूल्यह्रास एवं अप्रचलन, डेप्रिसिएशन एंड ऑप्शनल। अब आप समझे फर्स्ट मूल्यह्रास। मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों के उपयोग से उसके मूल्य में धीरे धीरे गिरावट आती है, मूल्यह्रास कहलाता है, मूल्यह्रास कहते हैं। अब सेकंड बात समझा रहा हूं, हालांकि मूल्यह्रास के बारे में कल आपको अर्थ परिभाषा समझाई, आज इसका संदर्भ ले रहा हूं अप्रचलन। तो इसमें थोड़ा सा बारीकी अंतर है। मूल्यह्रास के बारे में आपने पढ़ा, स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका जो उपयोग करेंगे धीरे धीरे उसका मूल्य कम होगा, उसको आप कहते हैं मूल्यह्रास। अब अप्रचलन, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अप्रचलन, ऑप्शनल। इसका जो आशय है, जब नवीन आविष्कारों, तकनीकी परिवर्तन, उत्पाद की विधियों में सुधार, सरकारी प्रतिबंध के कारण विद्यमान का होता है पुरानी मशीनें, विद्यमान या पुरानी संपत्ति, विद्यमान संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति, कोई भी संपत्ति हो सकती है स्थायी, जैसे मशीनरी आदि, नई संपत्ति के प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, नई संपत्ति के प्रतिस्थापन के कारण विद्यमान संपत्ति के मूल्य में हुई कमी, अर्थात हानि, इसे अप्रचलन से हानि कहते हैं। इसे अप्रचलन से हुई हानि कहते हैं। इसका सीधा अर्थ है, अप्रचलन का अर्थ होता है नई मशीन को रिप्लेस करना। कारण नवीन जो आविष्कार, नवीन टेक्नोलॉजी के बदलाव के कारण उस मशीन के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, उसके उत्पादित वस्तु मार्केट के अंदर नहीं बिक रही है, तो उसकी जगह नई मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। उससे एकाएक उसमें जो हानि होती है, मशीन नहीं है
पुरानी मशीन जो है वो न्यूली है, अच्छी है, लेकिन उसके द्वारा जो उत्पादित प्रोडक्ट बिक नहीं रहा मार्केट में, तो उसके लिए नई मशीन जो रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको आप, उससे जो हुई हानि है उसको आप कहते हैं अप्रचलन, ऑब्सोलेंस। अब उसके बाद में आपको समझा रहे हैं मूल्यह्रास, नया पाठ है, समझना दोनों में अंतर। मूल्यह्रास, लेखांकन की विधियां, मूल्यह्रास लेखांकन की विधियां, एक होगा मूल्यह्रास की विधियां, एक होगा मूल्यह्रास लेखांकन की विधियां। याद रखें, दो विधियां होती हैं, दो विधियां। नंबर एक मूल्यह्रास, नंबर एक आपका है मूल्यह्रास को संपत्ति से वसूल करना, संपत्ति या परिसंपत्ति, संपत्ति से चार्ज करना या संपत्ति से वसूल करना, नंबर दो मूल्यह्रास कोष का प्रावधान करना, मूल्यह्रास का प्रावधान करना, इसको आप कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये दो विधियां आपकी हैं। प्रश्न आपका है मूल्यह्रास के लेखांकन विधियां, एक होता मूल्यह्रास की विधियां, वो अलग चीज है। मूल्यह्रास के लेखांकन विधियां, लेखांकन अकाउंटिंग, मूल्यह्रास लेखांकन की विधियां दो होती हैं। नंबर एक मूल्यह्रास की राशि को संपत्ति से चार्ज करना, वसूल करना। सेकंड आपका है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना या मूल्यह्रास का प्रावधान करना। अब उसके बाद लेते हैं मूल्यह्रास की विधियां। मूल्यह्रास की विधि, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपके अकाउंटिंग के हिसाब से दो चीजें हैं, अलग से लेंगे क्वेश्चन, आज मैं लूंगा। मूल्यह्रास की विधियां, इसके अंदर बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मुख्य दो विधियां हैं। नंबर एक सीधी रेखा पद्धति, सीधी रेखा पद्धति, इसको आप तीन चार नाम इसके हैं। सीधी रेखा पद्धति कह सकते हैं, सरल रेखा पद्धति कह सकते हैं, स्थायी किस पद्धति कह सकते हैं, मौलिक मूल्य पद्धति कह सकते हैं। नंबर दो क्रमागत मूल्यह्रास विधि, क्रमागत मूल्यह्रास पद्धति या विधि। अब ये दो आपके कोर्स में और भी कई विधियां हैं, लेकिन आपके दो ही कोर्स में है, एक तो सीधी रेखा पद्धति, एक आपकी क्रमागत मूल्यह्रास पद्धति एसएलएम विधि, और इसमें आपको कह सकते हैं क्रमागत मूल्यह्रास विधि, यानी इसको अन्य शब्दों में शेष विधि भी आप कह सकते हैं। अब उसके बाद में आगे जो आपको समझा रहा हूं, उसके अंदर इस दो विधियों के अंदर सबसे पहला जो आपका सीधी रेखा पद्धति, सीधी रेखा पद्धति एसएलएम। अब इसके अंदर दो प्रकार से क्वेश्चन आपको देते हैं। एक क्वेश्चन में आपको देते हैं संपत्ति का लागत मूल्य, उसका शुद्ध अवशिष्ट मूल्य और उस संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। तब मूल्यह्रास का सूत्र क्या होगा देखना। मूल्यह्रास प्रतिवर्ष, इसका सूत्र है प्रतिवर्ष बराबर संपत्ति की मूल लागत, संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य, शुद्ध अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। ये इसका सूत्र है, पुनः सुनिए। डेप्रिसिएशन पर ईयर, प्रतिवर्ष संपत्ति का लागत मूल्य में से आपको घटाना है अवशिष्ट मूल्य और उसके बाद भाग देना है संपत्ति के अनुमानित जीवन काल का। संपत्ति का लागत मूल्य कहाँ से होता है, संपत्ति को जो आपने परचेज किया है उसको कारखाने में स्थापित करने तक जो भी कॉस्ट आएगी सब जुड़ेगी। और अवशिष्ट मूल्य का अर्थ होता है जब संपत्ति के जीवन काल की पूर्ण होने पर उसको विक्रय किया जाता है तो उसका जो मूल्य आपको मिलता है, शुद्ध राशि जो मूल्य मिलेगा, मान लो उसको गिराने का खर्चा या कुछ खर्चा तो उसको हटाने के बाद शुद्ध अवशिष्ट मूल्य बढ़ाएंगे और भाग देंगे उस संपत्ति के जीवन काल को।
तो 1 साल का मूल्यह्रास आएगा। यदि इस क्वेश्चन में तीनों बातें आपको दे रखी है तो इस प्रकार से आपको निकालना है। और सेकंड होता है मूल्यह्रास की दर, आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो सीधा आपको दर लगाना होगा। और सीधी रेखा पद्धति की क्या विशेषता है? नंबर 1, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास समान होगा। और इस सीधी रेखा पद्धति को आयकर विभाग के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ही मान्यता प्राप्त है, अन्य किसी जो व्यावसायिक संस्थान है उसको मान्यता प्राप्त नहीं। सेकंड विधि आपकी क्रमांकित मूल्यह्रास विधि है, रिटन डाउन मेथड कहते हैं, एसएन विधि और रिटन डाउन मेथड। अब इस विधि को आयकर विभाग मान्यता देता है और इस विधि के अनुसार आपको हर व्यापारी को वो इस मान्यता प्राप्त है और मूल्यह्रास को लाभान्वित खाते के अंदर खर्चों को मानते हुए लाभों पर प्रभाव किया जा सकता है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन है वो है, गोपाल ने 1 अप्रैल 18 को 8 लाख में एक मशीनरी खरीदी। मशीन का 3 वर्ष का अनुमानित जीवन काल है एवं 3 वर्ष के पश्चात 2 लाख रुपए उसका अवशिष्ट मूल्य होगा। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर इस मशीन को 3 लाख में बेच दिया। सिर्फ 2 साल का पूछा आपको, दूसरे वर्ष के अंत में इस मशीन को सेल आउट कर दिया, बेच दिया, 3 लाख मिला। खाते 25 मार्च को क्लोज किए जाते हैं। स्थायी इस पद्धति के मूल्यह्रास की गणना करते हुए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए और यदि मूल्यह्रास को संपत्ति खाते सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ देखना, मैंने आपको लेखांकन जो मूल्यह्रास के लेखांकन की 2 विधियां समझाई है। नंबर 1 मूल्यह्रास को संपत्ति से चार्ज करना, वसूल करना। नंबर 2 है मूल्यह्रास कोष या मूल्यह्रास प्रावधान करना, मूल्यह्रास कोष खाता खोल के लेखांकन करना। तो इसमें पहली विधि आप पूछे हैं, 2 साल का आपको ये करना होगा, एंट्री पूछी इसमें। तो फर्स्ट आप देखिए, इसका कोष दे रखी है, अवशिष्ट मूल्य दे रखा है, अनुमानित जीवन काल दे रखा है। तो फर्स्ट आप टिप्पणी देंगे, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास कैसे निकालते हैं? प्रतिवर्ष मूल्यह्रास बराबर संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य शुद्ध अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ पीरियड। ये आपका सूत्र है प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन ज्ञात करने का। अब यहां देखना, यहां आप जो कोर्स देखिए 8 लाख है, ये 8 लाख माइनस इसका जो अवशिष्ट मूल्य है, इन्हें 3 साल बाद इसका उपयोग करने के बाद इसका मूल्य मिलेगा 2 लाख रुपए, माइनस 2 लाख रुपए बटे 3 वर्ष 3 है। अब इसमें 8 लाख में 2 लाख है, 6 लाख में 3 का भाग दीजिए, प्रतिवर्ष आएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए है, ये आपका डेप्रिसिएशन पर ही है, डेप्रिसिएशन पर एनम ये प्रतिवर्ष मूल्यह्रास होगा, वो आपका 2 लाख होगा। अब आपको 2 साल की एंट्री पूछी है, ध्यान देना। नंबर 1, फर्स्ट मशीन को हमने खरीदी है 1 अप्रैल 18, मशीन अकाउंट दिया टू बैंक, बड़ा अमाउंट है, चेक से आप कर सकते हैं एंट्री सारी। मशीन अकाउंट दिया टू बैंक, खरीदने की एंट्री है 8 लाख रुपए, 8 लाख। अब आप क्या करेंगे, प्रतिवर्ष आपको डेप्रिसिएशन निकालना है और प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए। 31 मार्च 19 डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी, राशि 2 लाख। प्रतिवर्ष आपको जब तक मशीन है इसका जीवन काल तक हर साल आपको 2-2 लाख रुपए मूल्यह्रास लगाना है। अब इसी दिन इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। 31 मार्च 19 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए, मूल्यह्रास पहले साल का बंद हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसके बाद में फिर वही नंबर 4
31 मार्च 20 डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी, वही 2 लाख, कारण स्थायी विधि है। कोई भी क्वेश्चन करें फर्स्ट आप देखो विधि कौन सी है और अंतिम खाते को बनाते हैं, महत्वपूर्ण चीज होती है। फिर आपको नंबर 5, इसको आप ट्रांसफर करते हैं, बातें करेंगे। अब इसने बोला मशीन को भेज दिया, 3 लाख भेज दिया, यहां कीजिए 31 मार्च 20 बैंक अकाउंट दिया। अब इसमें आपको लाभांश संभालनी पड़ेगी, तो इसमें फर्स्ट आप देखो कितने वर्ड निकालता हूं, यहां मशीन की बिक्री से हुई हानि, इसमें हानि हो रही है, अब इसमें आएंगे हानि की गणना। जो आपने 2 साल के अंत में जस्ट आपने बेच दी, उस पर कितना लॉस होगा, तो फर्स्ट आप देखिए मूल लागत, मशीन की मूल लागत 8 लाख रुपए। अब आप जानते हैं 2 साल तक इसका उपयोग किया, फिर आपने इसको बेचा है, 2 साल का मूल्य कटाई लेस डेप्रिसिएशन 2 ईयर 4 लाख रुपए, बाकी रहा 4 लाख। आप जानते हैं 2 लाख रुपए पहले वर्ष में, 2 लाख सेकंड ईयर में, 4 लाख आपने 2 वर्ष का घटाया, लेस सॉल्ड। अब मशीन आपने बेची है 3 लाख रुपए में, लेस सॉल्ड 3 लाख। अब 1 लाख आपको लॉस हो गया, 1 लाख रुपए जो है वो आपका लॉस है। ये लॉस सेल ऑन मशीन, सेल ऑन मशीनरी या मशीन। अब यहां आपको बैंक अकाउंट दिया, 3 लाख रुपए। पीएनएल अकाउंट दिया, पीएनएल की लॉस कॉस्ट में 1 लाख रुपए। टू मशीनरी 4 लाख। आप जानते हो 8 लाख था, 2 साल में 2 लाख, 4 लाख आपके घट गया, बाकी वो पहले 4 लाख है, और 4 लाख की चीज देखिए 3 लाख है, 1 लाख लॉस हुआ। टू मशीन 4 लाख को शेयर करने से मशीन का बंद हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको इसमें बेचने की एंट्री आपने कर दी। अब आपको जो डेप्रिसिएशन है इसको आपको ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए, 2 लाख। और ये तारीख इसकी होगी 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। पुनः समझा, क्वेश्चन आपका है 8 लाख में मशीन परचेज की है, 3 साल इसका एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ पीरियड है, और 80 में आपको 2 लाख। इन तीनों से आपका प्रतिवर्ष मूल्य कितना होगा ये निकलेगा। जो आपने 8 लाख में 2 लाख बढ़ा के 3 वर्ष का भाग दिया आपने 2 लाख रुपए। अब उसके बाद में एंट्री करोगे, खरीदने की एंट्री होगी 1 अप्रैल 18 को मशीन अकाउंट या बैंक, वर्ष के अंत में मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन अकाउंट या मशीनरी। इस मूल्यह्रास को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या डेप्रिसिएशन। और फिर 31 मार्च 2020 सेकेंड ईयर के अंत में मूल्यह्रास की राशि डेप्ट अकाउंट या मशीनरी 2 लाख, और मशीन को बेच दिया। बैंक अकाउंट या 3 लाख बेचा, और एक्चुअल में इसका जो बुक वैल्यू 4 लाख है, 3 लाख बेचा, 1 लाख का लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या और टू मशीनरी। अब इस मूल्यह्रास को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डेप्रिसिएशन। तो आपने कल से आज से जो पढ़ा है, कुछ एक क्वेश्चन और नहीं अपन, इसके अंदर आपने पढ़ा डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और मूल्यह्रास की विशेषताएं, मूल्यह्रास की होने के कारण, उसकी आवश्यकता। और आज जो आप पढ़ रहे हैं मूल्यह्रास अप्रचलन क्या है। मूल्यह्रास आप जानते हैं स्थायी जो संपत्ति होती है उसका निरंतर उपयोग करते हैं, या समय व्यतीत होने के कारण, रिक्तीकरण के कारण जो उसका मूल्य घटता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन जो अपचलन है, ऑप्शनल्स, जब नवीन जो आविष्कार हो जाए, नवीन टेक्नोलॉजी आ जाए, या उत्पाद विधि में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, तब उस विद्यमान जो मशीन है वो चलन से बाहर हो जाती है, और इससे नई मशीन को रिप्लेस करते हैं, जो स्थापित करते हैं, पुनः मशीन उसके जगह लगाते हैं, इससे उसका मूल्य जो कम हुआ हानि होती है उसको कहते हैं अपचलन। अब आपने आज फिर पढ़ा है मूल्यह्रास लेखांकन की विधियां। एक है मूल्यह्रास की विधियां, अलग चीजें, लेकिन मूल्यह्रास के अकाउंटिंग के 2 मेथड है। अब
डेप्रिसिएशन को स्थायी संपत्ति से वसूल करना, और सेकंड जो आपका है वो मेथड आपका है मूल्यह्रास का प्रावधान करना, प्रोविजन फॉर डेप्ट इन अकाउंट खोलना। ये अलग से हम क्वेश्चन लेंगे। अब उसके बाद में मूल्यह्रास की विधियां हैं। इसमें बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 2 विधियां हैं। नंबर 1 सीधी रेखा पद्धति या स्थायी रेखा पद्धति कह सकते हैं। सेकंड क्रमागत मूल्यह्रास विधि या एशलम, और ये आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर आपका जो सीधी रेखा पद्धति है उसके अंदर मूल्यह्रास के लिए आपको 3 चीजें दे सकते हैं। उसकी कॉस्ट है मशीन की या संपत्ति की, उसका जो अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू है, और उसका अनुमानित जीवन काल है। इस आधार पर इस फॉर्मूले से आपको प्रतिवर्ष मूल्यह्रास मिलेगा। फिर आपको इस क्वेश्चन में एंट्री पूछिए, हमने एंट्रीज किए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो ले रहे हैं, क्वेश्चन आपका है, हरि ने 1 अप्रैल 16 को 2 लाख रुपए लागत की मशीन खरीदी। यह मशीन 31 मार्च 2020 को 80,000 में बेच दी। सीधी रेखा पद्धति से मूल लागत पर 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास लगाते हुए मशीन खाता बनाइए, और अंतिम खाते प्रतिशत 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है। अभी जो आपने क्वेश्चन में कुछ एंट्री थी, अब इस क्वेश्चन में आपको एक अकाउंट पूछा है, मशीनरी अकाउंट। तो फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट जो आप जब भी मशीन परचेज करते हैं आप एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डीआर बैंक। तो फर्स्ट देखो 1 अप्रैल 16 अकाउंट पूछा है, डेट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, डीआरसीआर की 3 डीआर 3 सीआर में बनाए हैं। 1 अप्रैल 16 2020 अकॉर्डिंग खरीदे, टू बैंक मशीन को परचेज किया हमने। इसकी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डीआर बैंक 2 लाख रुपए, 2 लाख। अब क्या करना है आप जानते हैं, इसके अंदर आपको 10% की दर से मूल्यह्रास की दर दे रखे हैं। तो इसमें आपने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो नहीं होगा, सीधा होगा 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, और स्थायी विधि है। और इसमें मूल्यह्रास शीशम रहेगा जितने साल तक ये बनाना आपको। यहाँ आएगा 31 मार्च 17 वर्ष के अंत में, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए। 20,000 किसमें समझा, 2 लाख का 10% 20,000, और ये 20,000 हर साल ये रहेगा। उसके बाद इसका बैलेंस बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट 1,80,000। सीधी सी बात, 2 लाख में 20,000 कम हो गया मूल्य, 2 लाख योग 2 लाख। अब आइए डीआर के अंदर 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1,80,000। फिर 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 20,000, कारण स्थायी विधि है। बैलेंस निकालिए, बाय बैलेंस शीट 1,60,000। अब जानते हैं 180 में 20 घटाए, योग कीजिए 1,80,000, 1,80,000। आई 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1,60,000। 31 मार्च अभी तक कोई बदलाव नहीं है। 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन 20,000 इसका विधि है। फिर बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट एक साथ में 20 बटे 40, योग कीजिए 160, 160। अब ध्यान देना, अब इसमें बोल रहा है 31 मार्च 2020 को 80,000 बेचिए, इस साल बेच रहे हैं वर्ष के अंत में, यानी कि 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1,40,000, 1,40,000। अब ध्यान देखना 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन वर्ष के अंत में बेच रहे हैं 2020 में,
तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, स्थायी विधि है 20,000। अब ध्यान देना, आपने मशीन बेची, परचेज की थी, मशीन अकाउंट या बैंक बेची, बैंक अकाउंट या तो मशीन सीआर में आएगा, बाय बैंक, बाय बैंक बेची हमने 80,000 में या 80,000। अब ध्यान देना, अब यहां आपको लाभ आने की संभाल पड़ेगा। मशीन के विक्रय, मशीन के विक्रय पर हुई हानि की गणना, इसमें हानि हो रही है, हानि की गणना यह आपको टिप्पणी देनी पड़ेगी। अब यहां देखना, यहां 1 अप्रैल 16 को मशीन का लागत मूल्य, मशीन का लागत मूल्य, इसका तरीका देखना, विस्तार से आपको समझा रहा हूं। 2 लाख रुपए, 2 लाख। अब आपको प्रतिवर्ष मूल्यह्रास कराते हैं 4 साल तक, लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 17 20,000 गढ़ाई 80, लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 18 20,000 160, लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19 20,000 140, लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 20,000 120। अब ध्यान देना, 120 इसको आप कहते हैं बुक वैल्यू, 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 20 को जो 1,20,000 की जा रही हमारी मशीन है, उसको आपने बेचा 80,000 में, ले सॉल्ड मशीनरी 80,000 रुपये बढ़ाइए, बाकी बचे 40,000। ये करेगा लॉस सेल ऑन मशीन, लेस सेल ऑन मशीनरी। अब यहां देखो लेखा कैसे करेंगे, 31 मार्च 20 को बाई पेन लॉस राशि आपकी 40,000। अब इसका योग सुधारो, 1,40,000 क्योंकि 14 वर्ष में बेच दिया आपने, 8 से 12 तो 14 40। इस तरीके से आपका ये मशीन अकाउंट है वो बना। मूल्यह्रास वाले में खास बात ध्यान देना, जब मशीन आपने बेचने की प्रक्रिया हो उस समय आपको कैलकुलेशन कैसे करना होगा, ये ध्यान देना। ये स्थायी विधि है, तो स्थायी विधि में बहुत सीधी सी बात है, जो मशीन आपने परचेज की है उस समय टू बैंक किया आपने, फिर आपका डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष आपका समान रहेगा 20,000 20 कारण दर आपको दी है 10%। और उसके बाद में चौथे वर्ष के अंत में आप इसको बेचिए, तब आपको 20,000 तो वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष के अंत में होगा डेप्रिसिएशन। 80,000 बेचिए, उसका जो बुक वैल्यू था 1,20 और बेचिए आपने 80,000 में, तो 40,000 का आपका लॉस हो गया, आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरीके से ये आपको इस तरीके से छोटा सा जो क्वेश्चन है वो आपको समझना है। नेक्स्ट है वो अपन अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।